नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज़ लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है, ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के ज़रिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे? तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के अपने सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। देखो भाई, ये 60 डिग्री है और वो 108 डिग्री है, तो बड़ा बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, मैं इस सवाल में कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाऊंगा। मैं कोई लोग क्या करेंगे पता है, एंगल ए निकालेंगे पहले। निकाल भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 108 है, ये 60 है, तो ये 48 आ जाए, एक्सटीरियर एंगल है। और अगर ये 48 आ गया तो फिर ये 24 आ जाएगा, आधा होता है। यही उत्तर है। आप चाहते तो ऐसा नहीं भी करते, तो आप क्या करते कि इसको आधा कर लेते, ये 30, इसको आधा करते तो ये 54, और फिर कह देते कि इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तब भी ये कितना आता, 24 आता। तो क्या कोई ऐसा बच्चा था जो ये 24 नहीं निकाल पाया था? ऐसा कोई बच्चा जो ये 24 ना निकाल पाया हो? देखिए, पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने सीखा नहीं। हम इतना जानते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर होता है। हम इतना जानते हैं कि पी क्यू बराबर पी आर होता है। पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है। अब पी एस बराबर पी टी है और टी एस आर 20 डिग्री है। एंगल क्यू पी एस बताना है। बड़ा बड़ा टेढ़ा सवाल है। देखिए, मैं तो ये कहूंगा, आप कैसे चाह रहे हैं इस सवाल को कि हम कैसे करें? मैं कहता हूं कि ऐसा कर लें, इसको कुछ भी मान लेते हैं अपनी मर्जी से। मैंने 60 मान लिया, तो आप कहेंगे ये 60 तब ये भी 60 होगा। क्यों होगा ये 60? क्योंकि पी क्यू और क्यू आर बराबर। आपने कहा ये 60 है और ये 20 है, मतलब ये 80 होगा। होगा 80। कहीं से शुरू कर लो, जो एंगल पूछा है उसे छोड़ के कहीं से शुरू कर लो। जो एंगल पूछा है उसे छोड़ के कहीं से शुरू कर लो, ठीक है। अल्फा बीटा क्यों मानना है? अल्फा बीटा क्यों मानना है? और जब अल्फा बीटा ही मानना है तो क्यों ना 10-20 माने, जो कैलकुलेशन को भी आसान बनाए, किसी इक्वेशन की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल। देखो, मैंने कहा ये 80 है और ये भुजाएं बराबर हैं आपस में। पी एस बराबर पी टी है, तो ये 80, तो ये भी कितना होगा, ये भी 80 होगा। 80 80। अब देखिए, ये 80 80 160, बचेगा कितना, ये 20 बच गया। अब कोरिया का बच्चा भी ये जान रहा है, कोरिया का बच्चा भी ये जान रहा है, अगर ये 60 ये 60 तो ऊपर वाला भी 60 होगा, यानी कि ये कितना बचेगा, इतना। ये बचेगा 60 माइनस 20 बराबर। आप जैसा बोलोगे मैं करके बताऊंगा, जैसा आप बोलोगे। आप बोलोगे जी मास्टर साहब जीरो मान लो, मैं जीरो मान लूंगा, मुझे कोई तकलीफ किसी तरीके से नहीं है। अब मैंने कहा यार कुछ और मान लेते हैं। आपने कहा जी जीरो मानेंगे अब तो गुरुजी। मैंने कहा लो जी जीरो, तो भैया ये भी जीरो होगा। अगर ये दो जीरो है तो ये अकेला 180 डिग्री का होगा। आपने कहा ये जीरो, ये 20, तो ये 20 होगा। मैंने कहा ये भी 20 होगा। और अगर ये दोनों 20 20 40 हैं तो ये 140 होगा। और अगर 140 है और पूरा 180 है तो ये 40 होगा। यही उत्तर पहले आ रहा था। बताओ, आप बताओ, जीरो मान के कर लो, 60 मान के कर लो, जैसे मर्जी आपकी, आप करना चाहो कर लो भैया, लेकिन सवाल का उत्तर नहीं बदलेगा, और बदल गया तो वो उत्तर नहीं। मैं इतना जानता हूं, अगर वो बदल गया तो वो उत्तर नहीं, नहीं तो बदलेगा नहीं। क्या बोलते हो आप? ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एसी और बीडी दो जीवाएं हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त में एसी और बीडी दो जीवाएं हैं और आगे बढ़ाने पर ई पर मिलते हैं। एसी और बीडी ई पर मिलती हैं। एसी जीवा है, बीडी जीवा है, ठीक है भाई। एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल है कि ए बी यदि एक व्यास है, ए बी एक व्यास भी बोल दिया इन्होंने, बड़ा लफड़ा सा कर दिया, बड़े गंदे लोग हैं, व्यास ही बना ले। ए बी, ए बी व्यास है, एसी और बीडी दो जीवाएं हैं, एसी और बीडी दो जीवाएं जो ई पर मिलती हैं। यदि ए ई बी बराबर 36 डिग्री है, ए ई बी 36 डिग्री है,
तो आपसे पूछ रहा है DOC का मान बताओ क्या होगा। बड़ा प्यारा सवाल है, बताएगा कोई आप में से DOC का मान क्या होगा? O सेंटर है, O सेंटर है और DOC पूछ रहा है, DOC। देखिए अब पता है कई बार क्या होता है ऐसे सवाल में, जैसे मैंने वैल्यू पुटिंग आपको सिखाई थी जब आपने मेरे से ज्योमेट्री स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो मुझे यहाँ पे नहीं दिया कि BE और AE बराबर है, नहीं भी दिया तो मैं अपनी मर्जी से मान सकता हूँ बराबर, कोई रोकने वाला आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ। तो मैंने इन दोनों को बराबर मानते हुए कह दिया कि ये एंगल 72 है तो ये भी 72 होगा। 72 72 144 36 180। बस मुझे ये बात ध्यान रखनी है कि फुलफिल होनी चाहिए कंडीशन, ऐसा ना हो कि कंडीशन ही फुलफिल ना हो रही हो। कंडीशन क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। मैंने कहा ये रेडियस है, ये बराबर होगी तो ये भी 72 होगा। तो आपने कहा 72 72 144, तभी 36 का एंगल आ गया और ये भी 36 का आ गया। सिमिलरली ये भी 36 का आ गया, ये भी 36 72, तो फिर ये कितना बच गया? आप कहेंगे 180 में से ये 72 घटा दीजिए तो ये 108 बच गया। इस सवाल को करने का इससे आसान कोई और तरीका नहीं हो सकता। मैं हमेशा वैल्यू पुटिंग कर लेता हूँ। मैं चाहता तो एक एंगल को 0 मान के भी कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं चाहता तो अल्फा और बीटा मान के भी कर सकता था, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मैं इसको अल्फा लेता तो ये भी अल्फा, इसको बीटा लेता तो भी बीटा। लेकिन अल्फा बीटा से क्या होता, इक्वेशन बड़ी बन जाती, टाइम लगता, इक्वेशन बड़ी बन जाती है, टाइम लगता। लेकिन अभी नहीं लगा टाइम, अभी हमने बहुत आसानी से कर दिया। वैल्यू पुटिंग के अलावा सेकंड मेथड बता दीजिए। सेकंड मेथड कुछ नहीं है, बस एंगल को अल्फा अल्फा मानना पड़ेगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड ऐसा कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, इस एंगल को अल्फा मान लिया, ये भी अल्फा मान लिया, ये 36 है, ये बीटा मान लिया, ये भी बीटा हो जाएगा, तो ये 180 माइनस 2 अल्फा आएगा, ये 180 माइनस 2 बीटा आएगा। तो ये कितना बचेगा 180 में से घटाने पर? 180 में से घटाऊंगा तो 180 एक तो घट जाएगा, ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर खुद 180 माइनस 36 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ये कितनी आ रही है वैल्यू? 144। तो 144 दूनी कितना होगा? 288 में से 180 घट जाएगा तो कितना आएगा? 108। कैलकुलेशन बहुत गंदी होगी, इसीलिए मैंने कहा कि वैल्यू पुटिंग बहुत अच्छा है इसके अंदर। अगर कोई बच्चा वैल्यू पुटिंग लगा लेता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, इस सवाल का उत्तर कोई बताएगा बहुत जल्दी। चलिए भाई, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी A बराबर B बराबर C रख दिया। पुट A बराबर B बराबर C, ठीक है। पुट A बराबर B बराबर C, जब हमने सबको बराबर रख दिया तो ये 3 आएगा पहले तो, m माइनस ए स्क्वायर आएगा भाई, नीचे 2a स्क्वायर आएगा भाई, बराबर 3। 3 से 3 कट गया, m माइनस ए स्क्वायर कितना आ गया? 2a स्क्वायर। m कितना आ गया? 3a स्क्वायर। बात खत्म। m माइनस ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर बराबर 3, तो m कितना आ गया? 3a स्क्वायर। अगर ये 3a स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 3a स्क्वायर बना रहा है, जो 3a स्क्वायर बना रहा है। बोलो भाई जल्दी। ये सवाल देखना, इस सवाल को कौन कर सकता है, किसमें है वो जज्बा और बूता इस सवाल को करने का? बताओ भाई। 1/x प्लस 1/7 बराबर 1/x प्लस 7, तो x की घात 49 माइनस 343 x की पावर 46 प्लस x की क्यूब प्लस 17 कितना होगा? ठीक है, बड़ा सिंपल है। देखिए बड़ा सिंपल है, हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x प्लस 7 की, यही हमारा उद्देश्य है। कैसे निकालें वो थोड़ा सोचने वाली बात। बता सकता है कोई बच्चा? कोई भी बच्चा बता सकता है? मुझे लगता है कि नहीं। देखो भाई, ये इधर चला जाएगा तो ये x प्लस 7 बनेगा यहाँ, और बटे 7x बराबर 1/x प्लस 7 बेटा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 बराबर 7x। 7x उधर माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 बराबर माइनस 7x।
अब मैंने 7x से इसको डिवाइड कर लिया एक बनाने के लिए, तो ये x/7 प्लस 7/x बराबर माइनस, मैं जानता हूं अगर ऐसा हो तो मैं ये कह सकता हूं कि x/7 की क्यूब बराबर कितना होगा 1, यानी x की क्यूब यहाँ से 343 आ गई। मानते हो इस बात को? x की क्यूब बराबर कितनी आ गई? 343। ठीक है भाई, x/7 की क्यूब बराबर 1, तो x की क्यूब बराबर 343। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं कि यार अगर मैं x की क्यूब यहाँ रख देता हूँ 343 की जगह, तो x की घात 49 इससे कट जाएगी, और यहाँ रख देता हूँ 343 और 17 उसमें जोड़ देता हूँ तो ये 360 हो जाए। तो फिर हमें क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा कि 360 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। एक बच्चा कह रहा है 14x कैसे होगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा ना, और a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो भाई, अब यहाँ पे क्या है? a की क्यूब है यानी डिग्री 3 है। तो जैसे अब मैंने कहा था माइनस प्लस के बाद की चीजें तो हटा दो, तो जैसे अब आप 2 की गुणा इस पावर से करोगे तो 2 गुणा 2/3 यानी 4/3। सेम 4/3 नहीं होगा उत्तर, ये 3/2 नहीं होगा। जब आप इस 2 की गुणा इस 2 से करोगे तो पावर 3 आएगी, डी हो जाएगा, तो तब डी हो जाएगा। सीरियल में भी कभी भी आ सकता है। अच्छा सवाल है, उत्तर बताएंगे। अपन देखिए कि मूल इक्वल दे रखे हैं, रूट्स इक्वल। रूट अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब बी स्क्वायर कितना है? 4, 2nc का स्क्वायर है बेसिकली, 2nc का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 1 प्लस एन स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, बराबर 0। अब ध्यान से देखना, खोल देते हैं इसको, 4n स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। आप देखेंगे जी 4 तो कॉमन लेके कट जाएगा, एन स्क्वायर सी स्क्वायर भी कट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 0। तो सी स्क्वायर को उधर लेके चले जाएंगे, इधर से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एन स्क्वायर। यानी कोरिया का बच्चा भी इस सवाल को इजीली कर सकता था। कुछ भी नहीं है इस सवाल में, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। ये सवाल देखेंगे कि कभी इस तरीके के सवाल जब करने होते हैं तो क्या अप्रोच लगानी पड़ती है, ये देखना है। सवाल देख लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। अब जैसे जब कभी ऐसा सवाल आता है ना, तो जैसे अब कुछ लोग तो सोचेंगे कि यार मैं इसके फैक्टर कर देता हूँ, नहीं कोई फायदा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि मुझे तो पता ही है कि अगर ये a की क्यूब है माइनस b की क्यूब है, तब यहाँ पे a माइनस बी आएगा ही आएगा। मानते हो? आएगा ही आएगा। आएगा या नहीं ये बताओ पहले? आएगा। दूसरा, मुझे ये मालूम है कि यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है, यहाँ पे इसका स्क्वायर आता है, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस ए भी आता है। ये चीज आपको सीखनी है, ये चीज इस तरीके से सीखनी है कि ए का स्क्वायर आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। सेम आपको सीखना है कि अगर ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है तब ए प्लस बी है, और अगर प्लस है तो ए स्क्वायर आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा, और प्लस वाला है तो माइनस ए बी आएगा। ठीक है, अभी तो क्या था इस सवाल में, ज्यादा कुछ नहीं था इस सवाल में, तो बस इतना सा था कि मैं ये समझ सकता था कि ये बराबर होगा जी किसके? एक्स स्क्वायर की क्यूब है माइनस 8y स्क्वायर की क्यूब है। यही है। 8 8 64 8 512 होता है नहीं होता? पहले बताओ, होता है। तो आप ये कह सकते थे कि भैया यहाँ माइनस वाला ही आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस 8y स्क्वायर आएगा। जैसे मुझे पता चला तो मैं कह सकता हूं कि इसका स्क्वायर x की घात 4 और इसका स्क्वायर कितना आएगा जी? 64y की घात 4, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस का प्लस आएगा 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर। मानते हैं? ये वाली बात समझ आ गई? आसान है, फॉर्मूले से तो कंपैरिजन कर रहा हूं। तो मैंने यहां से देखा कि जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं तो a की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे सामने वो -8 आ रही है, वहीं सी की जो वैल्यू निकल के आ रही है मेरे सामने वो 64 आ रही है।
और अगर मैं b की वैल्यू की बात करूं तो ये माइनस है b, जबकि यहाँ प्लस आएगा, यानी कि b की वैल्यू क्या है, -8 है, या माइनस b बराबर 8 है, तो यहाँ से कह सकता हूँ b -8 है। इतना तो समझ ही रहे होगे, सिर्फ कंपैरिजन किया, कुछ नहीं किया। बोलो सत्येंद्र सिंह यादव, सत्येंद्र सिंह यादव। अब जैसे सवाल में क्या था, a प्लस b माइनस c, a की वैल्यू -8, b की वैल्यू -8, c की -64, यही है। a की -8 तो 64, 8 और 8 16, -80 उत्तर आ रहा है। क्या किसी को डाउट है -80 पे? -80 पे किसी को डाउट है? स्मिता पाठक सॉरी। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2011, बहुत पुराना। देखिए कोई भी दो रेखाएं, जैसे ये इन्होंने रेखा दे दी कि y अक्ष को दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच की दूरी है। कोई भी रेखा y बिंदु पे मिलेगी, इस चीज को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि जैसे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आप मूव कर लें, y तो कुछ नहीं होगा, यानी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। ऐसे y एक्सिस पे बात करूं, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, ये लिख लो। आप ऐसे भी लिख लेना कि पूरी लाइन पे कहीं भी कुछ हो, x, 0 बनेगा। इस लाइन पे कुछ भी हो तो 0, y बनेगा, क्योंकि पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 हो। ये बात आ गई सबको समझ? ठीक है, देखिए अब ये कह रहा है कि ये दोनों बिंदु y एक्सिस को जहां पर काटते हैं, तो अब देखो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पे काट रही है, ये y एक्सिस पे, तो आपको पता है कि भैया y एक्सिस पे x 0 होगा, x तो 0 है, तो उस केस में y कितना आ जाएगा, यहां से बता सकता है कोई? y आ जाएगा 3/2, y 3/2 आ जाएगा। y 3/2 आने का मतलब क्या, पॉइंट क्या हो गया जहां पे y एक्सिस पे काट रहा है, तो आप कहेंगे पॉइंट हो गया 0 और 3/2, क्योंकि y ऑर्डिनेट होगा केवल, एब्सिसा तो होगा ही नहीं, 0 होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि y एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, ऑर्डिनेट, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा भी लिख सकते हो बेटा। बात देखिए, पॉइंट बराबर 0,3/2। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, 3x माइनस 2y बराबर 1, जैसे 3x माइनस 2y बराबर 1, y अक्ष को दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच की दूरी, तो अब ये y एक्सिस पे कहाँ मिलेगा, तो फिर से वही वाली बात आ गई, x 0 करूंगा तो y कितना आ गया, -1/2। अब देखिए आप चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट आ गया आपके पास, कितना, 0, -1/2। या तो फॉर्मूला लगा लो, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि एक तो ये है पॉइंट 0, 3/2, यानी ये दूरी 3/2, एक माइनस में है तो वो यहाँ होगा, ये 1/2 होगी, 0, -1/2। तो इन दोनों के बीच की दूरी 3/2, 1/2 कितनी आ रही है भाई, 2। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नॉर्मली भी निकाल सकते हो। बोलो किसी को डाउट है? बहुत बेसिक से बताया मैंने, बताओ अगर कोई डाउट है तो। अगला सवाल बड़ा प्यारा है और ये भी ऐसे ही है, कुछ कोशिश करके बताओ एक बार निकाल के जल्दी। देखो भाई, अब इसके भी फैक्टर कर देते हैं, और इसके फैक्टर बहुत आसानी से डायरेक्ट पता चल रहे हैं कि ये 10a -3 का होल स्क्वायर है। डायरेक्ट पता लग गया इस बार। जब डायरेक्ट पता लग गया तो मैं कह सकता हूँ 10a 3 होगा कम वक्त। अब चलो 10a तो आपने निकाल दिया, 3/1 हो गया, ये √10 हो गया।
अब सवाल में कह रहा है कि भैया कॉट ए बताओ, तो हमने कहा कॉट ए 1/3 हो जाएगा उल्टा, प्लस 8 रूट 10 इंटू कॉस ए कितना होगा। हाँ डॉक्टर को दिखा लेता हूँ, पता सही नहीं है इतना, मतलब अजीब सा ही लग रहा है, हाथ में दर्द सा, एकदम सीने में दर्द सा। जीपी में दिखा लेता हूँ आज, कोई डॉक्टर है तो एक बार। अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। 1/√10 फीलिंग नॉट वेल, √10 से √10 कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 और 8 10 आ गया, बात खत्म। 10, यही उत्तर है। देखो अब जैसे साइन स्क्वायर वाई निकालना है तो कॉस एक्स यानी एक्स हटाना है, कॉस एक्स बराबर एन कॉस वाई, ठीक है। साइन एक्स बराबर एम साइन वाई, ठीक है। कॉस एक्स बराबर एन कॉस वाई और साइन एक्स बराबर एम साइन वाई, और हमें केवल वाई चाहिए, हमें एक्स से मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब एक्स से मतलब नहीं है, एक्स को एलिमिनेट करना है, और वो कैसे हो सकता है, अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को जोड़ूं स्क्वायर करके तो 1 आ जाएगा, और ये होगा एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। तभी आवाज आई पीछे से कि जी मेरे को तो कॉस स्क्वायर वाई भी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ साइन स्क्वायर वाई चाहिए। तब मैंने क्या करा, तब मैंने 1 बराबर लिखा एन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई प्लस एम स्क्वायर साइन स्क्वायर वाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर वाई कॉमन ले लेता हूँ भाई, और इस एन स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो 1 माइनस एन स्क्वायर और साइन स्क्वायर वाई मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये उत्तर आ गया। तो 1 माइनस एन स्क्वायर उत्तर आ गया, यही उत्तर है इस सवाल का। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या होगी जल्दी। एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। ये एक इमारत है, ध्यान से समझना, इमारत है, मेंस में आया हुआ सवाल है, ये रही इमारत, इसके आधार से 70 मीटर दूरी, इसके आधार की दूरी कितनी है, ये 70 मीटर, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, ये लो, ठीक है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 60 है तो मैं कह सकता हूं कि ये √3 ये 1 कह सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जी इमारत की ऊंचाई बताओ, इमारत की ऊंचाई बताओ। 7 the angle of elevation of the top of a building at a distance of 70 meter from its foot on a horizontal found to find the height of the building, ठीक है। अब एक की वैल्यू 70 मीटर है, हमें √3 की निकालनी है, क्या होगी 70 √3 मीटर। क्या इस सवाल को करने में मुश्किल हुई किसी को? ये सोचो मेंस में आने लायक सवाल है, पैटर्न ही अगर सवालों का इस तरीके का है, इतना घटिया है, तो हम क्या करें। पेपर में तो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं, अगर हम ये सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पता चला हमने मुश्किल सवाल की प्रैक्टिस की और पेपर में आ गए इस तरीके के सवाल, तब क्या होगा, बोलो भाई। सवाल पेपर में आए हैं, ये एसएससी सीजीएल 2022 में सवाल पूछा गया। आज की बहुत बेसिक क्लास है, बहुत आराम आराम से एक एक सवाल करेंगे, छोटा बड़ा। अब देखो अभी बताया आपको कि क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का, तो √3/4 ए स्क्वायर। पेपर में सवाल भी तो आसान आसान आ रहे हैं, तो √3/4 और ए स्क्वायर मतलब 24 × 24, तो 4 × 24 24 सिक्के 144 √3, 144 √3 इज द करेक्ट आंसर, यही उत्तर है। किसी वृत्त का क्षेत्रफल तब आधा हो जाता है जब उसकी त्रिज्या a घट जाती है। चलिए भाई, एरिया क्या है, आधा हो रहा है, यानी 2 से 1 हो रहा है, ठीक है, 2 से 1 हो रहा है, तो फिर रेडियस क्या होगी, √2 से 1 हो जाएगी रेडियस, √2 से 1 हो जाएगी रेडियस, ठीक है। तो रेडियस कितना घट गई आप बता सकते हैं, आप कहेंगे जी √2 - 1 घट गई, जिसकी वैल्यू a है सवाल में,
हमसे इसकी त्रिज्या पूछ रहा है, √2 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की क्या होगी, a/√2 - 1। अगर a/√2 - 1 है तो √2 की कितनी होगी, a√2/√2 - 1। मैं ये बोल रहा हूं कि जो ये सवाल है, इस सवाल के अंदर क्या था कि आपको जो ये काला वाला रीजन पूछ रहा है शेडेड, तो हम ये कह सकते थे कि इस क्वार्टर में से ये व्हाइट वाला एरिया घट जाए तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन व्हाइट वाला एरिया घटाए कैसे, लफड़ा हो गया था, ये बीच में ऐसे कली सी बन रही थी। तो मैंने क्या किया, एक लाइन ऐसे खींची, एक ऐसे खींची, और मैंने कहा कि ये दोनों मिलके तीन क्या बन जाएंगे, तीन सेमी बन जाएंगे। तीन सेमी बन गए भाई। माइनस, अब आप कहेंगे जी ये स्क्वायर भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी घटाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। मैंने कहा हाँ जी स्क्वायर घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा कि जी एक्स ए 7 थी, अगर एक्स, अब आप कहेंगे स्क्वायर कैसे बनेगा, तो बता देता हूँ, ये दूरी इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, और ये रेडियस है बेसिकली, तो सब आपस में बराबर हो गई, तो ये 7/2 हो गया। अगर एक्स ए 7 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 7/2। इन सब की भी रेडियस कितनी होगी, इक्वल है, तो 7/2। तो मैं ये कह सकता हूं, और अगर ये 7 है और ये 7 है तो पूरा इसकी रेडियस कितनी होगी, 14। तो आपने देखा कि जी 1/4 पाई यानी 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 × 14। तो हम देख रहे हैं 7 चौक 28 से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार। 3 सेमी का मतलब 3 हाफ, 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है जी, 49/4 माइनस 49/4। ये भी है। तो आपने कहा कि जी ये 7 से कट जाएगा, 7 7 49 कटेगा कि नहीं, भाग के कटेगा। और कुछ कटेगा, हाँ जी 2 से 11 बार कटेगा। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि 22 7 154, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। 22 7 154 माइनस, माइनस क्या होगा देखिए, 11 7 77। मैं तो कहता हूँ कि 7/4 कॉमन ले लो, ज़्यादा अच्छा है, कैलकुलेशन आसान बनाना है। तो अंदर बचेगा जी 33 माइनस 7, ये बचेगा 33 माइनस 7 बचेगा, तो ये 26 बचेगा। कट तो रहा नहीं है यार, ये ऐसे कैसे हो गया। 3 सेमी थे ना, तो 3 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी है इसकी, 7 7 49/4, 7 7 49। 2 से काट दिया 11 बार, 7/4 कॉमन ले लिया है, 11 तिया 33 बचा है, माइनस 7/4 कॉमन लेंगे 7 आ जाएगा, 26 बच रहा है। यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है। पूरा सवाल रिपीट करता हूँ फिर से। मैं ये कह रहा था, इन्होंने हमसे पूछा था ये काला वाला एरिया बताओ। मैंने कहा काला वाला तब निकलेगा जब इस पूरे क्वार्टर में से सफ़ेद वाले घट जाएंगे। आपने कहा सफ़ेद वाले आसानी से घटा सकते थे, बट ये बीच में जो एक कली बन गई थी ये दिक्कत दे रही थी, तो मैंने इस कली को काट दिया यहाँ से यहाँ तक। ये सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप किताब में भी देखेंगे तो हो सकता है आपको और तरीके मिलेंगे। तो मैंने कहा कि 1 सेमी ये है, 1 सेमी ये है, और ये दोनों मिलके 3 सेमी बन रहे हैं, और स्क्वायर में माइनस करूंगा। एक्स ए इन्होंने 7 था तो ये 7/2 हो गया, और ये भी इसकी रेडियस 7/2 हो गई, और पूरी कितनी हो गई, 7 और 7 14। ठीक है, तो हमने एक्सबीडी क्वार्टर निकाला, 1/4 22/7, 1/4 आएगा, 22/7 आएगा, 14 × 14। तो 7 चौक 28 है, तो ये 7 बच गया, यहाँ पे 154 आ गया। ठीक है, मैंने कहा 3 सेमी कैसे निकलेंगे, तो आपने कहा 3 हाफ 22/7 आर स्क्वायर 49/4। स्क्वायर का एरिया माइनस होगा, कितना आएगा, 7 7 49/4। अब मैंने क्या किया, इसमें से 7/4 कॉमन लिया, 7/4 कॉमन ले रहा हूं जब मैं, तो बच कितना रहा है, 7 7 49, 11 तिया 33, माइनस 7/4 लेने का मतलब 7 बच रहा है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है फिर, 33 में से 7 जाएंगे, कितना बचेगा, 26। 26/4 आ रहा है, ये थोड़ी सी तकलीफ दे रहा है, कुछ तो कुछ गड़बड़ हुई है हमसे। 84 इज द करेक्ट आंसर आई थिंक, बट हमसे गलती क्या हुई फिर, कट क्यों नहीं रहा वो 7 से पूरा। एक्स ए है गुरुजी, मैं वही कर रहा हूं ना, एक्स ए 7 है तो उसका आधा कितना होगा, 7/2, और हर सेमी सर्किल की रेडियस कितनी होगी, 7/2। सही तो है सर जी, स्क्वायर ऐड होगा ना, नहीं 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 नहीं, स्क्वायर ऐड क्यों होगा, मैंने तो देखिए एक ये वाला सेमी सर्किल हटाया है, ये वाला आधा मैंने ये हटाया,
आधा ये हटाया और ये हटाया, तो स्क्वायर तो हटेगा ना, ऐड क्यों होगा? ऐड होगा स्क्वायर? ऐड नहीं होगा। अच्छा, -7/4 कॉमन लिया है तब तो प्लस होगा ना, ये स्क्वायर तो ये रहेगा। मैंने माइनस का 7/4 कॉमन लिया, दोनों है ना, तो ये 4 से कितनी बार कट गया? 10 बार। 154 -70 बराबर 84। कैलकुलेशन मिस्टेक थी, सवाल बिल्कुल सही था, तरीका भी एकदम बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को दिक्कत है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए। जहां तक कि डेड बॉडी भी अगर चाहे तो बता सकती है, कोई भी डेड बॉडी चाहे तो बता सकती है। सर आपका रिकॉर्डिंग 2x में देखने में बहुत मजा आता है। थैंक यू रंजन। आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा सवाल था, मुश्किल सवाल था, कठिन सवाल था, हर किसी के समझ में ना आने वाला सवाल था। ये कह रहा है एक ठोस सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है। इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का 2/3 है। तो सिलेंडर का आयतन ज्ञात करो, क्या होगा? सिलेंडर का आयतन बताओ क्या होगा? इस सवाल का उत्तर आया किसी बच्चे का? देखिए दोस्त, बड़े प्यार से समझाऊंगा मैं, कुछ नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं TSA बराबर क्या होता है? CSA प्लस 2πRH, यही होता है। मानते हो कि नहीं? सॉरी, 2πr², यही होता है। TSA बराबर CSA प्लस 2πr² होता है कि नहीं? आप मानते हो? इन्होंने कहा है कि वक्र पर क्षेत्रफल संपूर्ण पर क्षेत्रफल का 2/3 है, ये 3 है, तो ये 2 है, तो ये 1 होगा। ये भी मानते हो कि नहीं? अगर 2/3 है, अगर 2/3 है तो इसका मतलब TSA 3, CSA 2 और 2πr² 1 होगा। ठीक है, होगा या नहीं? इज इट ओके और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जी ये 3 की वैल्यू 462 दे रखी है, सवाल में दे रखी है, तो आपने कहा जी 1 की आ गई 231, 2πr² की वैल्यू आ गई 2 × 22/7 r² बराबर, तो 11 से काट लिया हमने इसको, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, r² कितना आ गया जी? ग्यारह से ही काटा है ना, 11 दूनी 22, 11 एकम 22, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना हमने? 462 ही है ना संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3 की वैल्यू थी, तो 1 की कितनी आई है? सॉरी 154 आएगी 1 की। जो क्रैक हैं जो इन्होंने ऐसे बताया, 1 की वैल्यू आएगी 154 और बराबर 2πr² यानी कि 22/7 और r²। तो आप देख रहे हैं 22 से 7 बार कटेगा, r² कितना आ गया? r आ गया जी 7/2, यही आ रहा है r 7/2 आ रहा है या नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले मुझे बताओ r 7/2 आ रहा है या नहीं? 7 उधर चला गया ना, और इधर 11 दूनी 22, r² था ना, ये r² था ये, तो 11 दूनी 22, 7/2 आ गया, r 7 आ रहा है बच्चे कह रहे हैं। पता नहीं हमारा कैसे गड़बड़ कर रहा है बदतमीज। 2πr², कोई कह रहा है 7/2 आ रहा है, 7/2 सही है, चलो हटाओ, इनकी बातें नहीं सुनूंगा मैं। अब आप देखो भाई एक चीज, कि ये जो 2 है ये 2πrh है या नहीं? यानी कि πrh तो 1 ही है, और 1 की वैल्यू 154 है सवाल में, है या नहीं? और मुझे πr²h निकालना है, तो मैंने r से गुणा कर ली दोनों तरफ, तो πr²h कितना आ गया? 77 × 7 539, यही उत्तर है। गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, मैं बता देता हूं। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने h निकाला होगा? h निकाला या नहीं? बताओ, h निकाला? निकाला दोस्त h की नहीं? तू कैसे नहीं आएगा? 22 अच्छा 2 नहीं आएगा, 7/√2 आएगा। ओके, तो फिर सवाल में ही कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को तो। कोई बात नहीं, मैं निकाल ही देता हूँ, दोबारा देख लेता हूँ।
3 की वैल्यू ये थी, 1 की कितनी आएगी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 पाई आर स्क्वायर होता है या नहीं होता। तो 2 पाई आर स्क्वायर जो है वो कितना आ गया भाई, 154। इसका मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर कितना आया है, 77। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 77, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22, आर कितना आ गया 7/√2। ये कह रहे हैं ना बच्चे, आर 7/√2 आया है ना। अब सही है, अगर आर 7/√2 आया और मुझे आर ही निकालना है तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 539√2 आ रहा है उत्तर। बोलो भाई, अब ठीक है क्या, अब ठीक है क्या, ऑप्शन में गड़बड़ हो सकती है, 539√2 अब ठीक है। बट मुझे बस आपको यहाँ पे एक ही चीज़ बतानी थी कि हमें एच निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे यही सिखाना था पूरे में। एक लंब वृत्ताकार बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 4 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 है तो बेलन का आयतन क्या होगा। आप सब जानते हैं कि ऊंचाई दे दी और बेलन की त्रिज्या ऊंचाई की 4 गुनी है, यानी कि त्रिज्या कितनी हो गई, 4 गुनी का मतलब 56 हो गई। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है, पाई मतलब 22/7 और आर स्क्वायर मतलब 56 गुणा 56 इंटू एच का मतलब कितना है 14, ठीक है। तो वेलन का आयतन कितना होगा। अब देखिए, एक तो यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते हैं, 8 दूनी 16, 6 छंग 36, 6 6 चौक 24, 4, यानी 4 जिसके लास्ट में आएगा वही उत्तर होगा। तो यही आ रहा भाई, एक बार कमेंट दिखाना। अभी देखना भाई, ठीक आ रही है। अभी मैंने बस कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, मैंने बस एक सवाल बताया, मैंने बोला 2022 में आया, डायरेक्ट फॉर्मूले पे था, लेकिन इसको जल्दी कौन कर सकता था, जो यूनिट डिजिट से कर रहा था कि 2 8 16, 6 छंग 36, 6 6 चौक 24, 4 13 79 84 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। अभी क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे के सवाल करते हैं। एक आदमी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट के लिए आराम करता है, 6 किलोमीटर की दूरी में उसे कितना समय लगेगा। तो भाई देखो, अब पहले एक चीज समझना कि 6 किलोमीटर का मतलब पता है क्या है, कि यहां पे एक ब्रेक, फिर एक ब्रेक, फिर एक ब्रेक, फिर एक ब्रेक, फिर एक, 5 तो चल रही है इसमें, 1 2 3 4 5, लेकिन छठे पे जब ये पहुंचेगा तो फिर उस ब्रेक का कोई मायने नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब वो छठे पे पहुंचेगा तो उस ब्रेक का कोई मायने नहीं है, यानी कि अगर हर 1 किलोमीटर पे ब्रेक ले रहा है तो 6 किलोमीटर में सिर्फ 5 ब्रेक आएंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, 6 किलोमीटर में सिर्फ 5 ब्रेक होंगे और उन 5 ब्रेक में 3-3 मिनट के हिसाब से मैं ये मानता हूं 15 मिनट जाएंगे। 4 मिनट का ब्रेक लेता है, सॉरी, 5 चौक 20 मिनट खराब होंगे ब्रेक में। बाकी 8 की स्पीड से 6 किलोमीटर चलने में टाइम लगेगा कितना, 6/8, 3/4, यानी 45 मिनट लगेंगे। बोलो लगेंगे या नहीं 45 मिनट। 45 मिनट तो ट्रेवलिंग में लगेंगे और 20 मिनट ब्रेक में है, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 65 मिनट। यही आंसर मुझे लगता है सबका आ रहा था। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 69 भी बताएंगे, क्योंकि वो 6 मिनट पे भी ब्रेक लगा देते हैं, धाग हैं वो 6 मिनट पे भी ब्रेक लगा रहे हैं। आप समझो, जब वो 6 किलोमीटर पर ट्रेवल कर चुका है तब तो ब्रेक ही ब्रेक है, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। 6 किलोमीटर को काउंट नहीं किया जाएगा, केवल 6 किलोमीटर है तो 5 ब्रेक होंगे। अब मुझे ये कह दो कि आप, ऐसा है ना, बहुत हीरो बन रहे हो तो एक ब्रेक पे तगड़ा सवाल पूछ लो। सीजीएल मेंस 2020 में आया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप समझते नहीं हो, आपको जब लगेगा कि आप मेंस के सवाल भी कर पा रहे हो, सीख पा रहे हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये सवाल देखेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से। आगे बढ़ते हैं, देखो बहुत ध्यान से। ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है और सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो इन्होंने कहा है कि ए और सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ये वही सवाल है बिल्कुल जैसा मैंने स्टार्टिंग में कराया था, लेकिन अगर कोई बच्चा सवाल करेगा, लैपटॉप पर कमेंट बहुत परेशान करते हैं,
ये वाली बात ग्रुप में एक बार लिख दीजिएगा कि जब हम प्राइवेट चैट करते हैं तो लैपटॉप पे फिर भी कमेंट आ रहे हैं बच्चों को, एक बार ये बता दीजिएगा। मेरे में क्लास चल गई जी, चल चुकी है क्लास मेरे में भी। मैं भी अपने आप को देख पा रहा हूँ, पता लगता रहेगा अब मुझे। सर आज भी मैसेज नहीं आया, टेलीग्राम ग्रुप भी नहीं बना टाइमिंग का। ये शेड्यूल आपको मैसेज नहीं आता, एक शेड्यूल का बहुत इशू है। ग्रुप में ही लिखो जो बातें मैं बोल रहा हूँ, कि बच्चे बोल रहे हैं कि शेड्यूल का बहुत इशू है, उनको कंफर्मेशन नहीं जाती क्लास की। देखो अभी हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर ये 25% अधिक कुशल है तो ए और बी को हमने कहा था कि हम इसको 80 और इसको 100 लिखेंगे। ये हमने लिखा था, क्यों लिखा था? 25% अधिक में देखिए दो बातें, 25% अधिक का मतलब होता है 1/4। बेसिकली बात तो ये है कि 4 से 5 है। अब आप इसको 100 और 125 भी लिख सकते हो, 4 से 5 है, या आप इसको 80 और 100 भी लिख सकते हो, दोनों ही 25% है। मैं 80 और 100 क्यों लिखता हूं? पिछले सवाल में भी आपको यही बात बताई, यहां पे भी यही बात बता रहा हूं कि मैं इसको 100 इसलिए लिखता हूं ताकि इन्होंने खुद दिया हुआ है कि सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, मैं इसको 140 लिख पाऊं। अब आई बात समझ कि मैं क्यों लिखता हूं? ताकि मैं इसको 140 लिख पाऊं। अब आपने कहा कि जी 4 से भाग कर दें इसको, 0 से 0 काट दें तो 4, 5 और 7 इफिशियंसी आ गई। ये बड़ा नॉर्मल सवाल है जो पूछा गया और काफी बच्चों का उत्तर भी आ गया। रामनिवास थैंक यू, आपने उत्तर निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इन्होंने कहा है कि ए और सी 3 दिन के लिए कार्य करते हैं। ए पूरे काम को 15 दिन में कर सकता था, तो टोटल वर्क कितना है? ए 15 दिन में कर सकता है, उसकी इफिशियंसी 4 है, तो टोटल वर्क 60 है। ए और सी ने 3 दिन किया है, ए और सी 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 गुणा 4 प्लस 7 उनकी इफिशियंसी है, 7 4 11 3 33 काम करेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना है? तो आपका जवाब होगा 60 - 33 बराबर 27 रिमेनिंग वर्क है। अब ये करना किसको है? ए और बी को करना है रिमेनिंग वर्क। ए और बी कितना टाइम लेते हैं इसे करने में? इनकी इफिशियंसी 4 + 9 है, 3 दिन में खत्म कर देंगे। क्या सबने ऐसे ही किया था? क्या ये मुश्किल था? मैं आपको ज्यादा फंसाना नहीं चाहता, सिंपल बस एक चीज जो इन सवालों में बता रहा हूं वो ये है कि जब 25% वाली बात हो तो 100 और 125 ना लिख के 80 और 100 लिखना। बोलो जी, ये बात क्लियर है या नहीं सबको? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आया तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी? सवाल है कि ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी, तो ए की दैनिक मजदूरी कितनी थी ये बताना है। ए की दैनिक मजदूरी कितनी थी ये बताना है। ए और बी ने एक साथ काम किया और 15 दिनों के लिए कुल 18,000 रुपए प्राप्त किए। कार्य में ए की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुनी थी। ए का दैनिक मजदूरी कितनी थी ये बताना है। बेहद सिंपल सवाल है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों ने साथ मिलके काम किया है और इनकी इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है ए और बी की, कि ए की कुशलता बी की 5 गुनी थी, ये 5 थी और ये ए थी, ये मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ, इफिशियंसी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने कहा ये इफिशियंसी है तो पैसा इसी अनुपात में बटेगा, तो आपने कहा कि जी हाँ बिल्कुल इसी में बटेगा। 6 की वैल्यू अगर 18,000 है तो पूछा किसका है? ए की, तो 5 की कितनी होगी? पहले 1 की निकाल लेते हैं, 6 तिया 18, 3 5 तिया 15 के, ये आंसर आ जाएगा। ये कैसा सवाल है यार? 15 दिनों के लिए, सॉरी दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। अब आप सोचो कि ये 15 दिन की मजदूरी है, ये 15 डेज की है। ए के हिस्से में जो पैसा है वो 15 डेज का है और इन्होंने पर डे का पूछा है। एक दिन का कितना होगा? 1000, यही उत्तर है। बताओ इससे लल्लू सवाल बन सकता था कोई पेपर में? क्या पेपर में इससे लल्लू सवाल बन सकता था कोई? अब ये कह रहा है कि खर्चा बढ़े ही ना, तो इस सवाल पे फॉर्मूला लगाओगे क्या? इस सवाल पे फॉर्मूला लगाओगे क्या? एक वस्तु की कीमत 26 से ही 2/3% वृद्धि हो जाती है। तो जैसे अभी हमने बात की थी कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसे कांस्टेंट कर रहे हैं, अब अगर हम इसे कांस्टेंट कर रहे हैं तो हमने आपको एक बात कही कि भाई अगर ये कांस्टेंट है तो इन दोनों के रेशियो आपस में उल्टे होंगे।
रेशियो इनवर्स होंगे। अब 26 सही 2/3% का मतलब क्या है? 26 सही 2/3% का मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 80/3% है तो इसको फ्रैक्शन में बना लेते हैं। 3 गुणा 100, 20 चौक 80, 4/15 आ गया है। ठीक है, 26 से 2/3% की वैल्यू क्या हो गई? 4/15। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसने प्राइस में इतने की वृद्धि की है, यानी कि 15 पे 4 बढ़ाए प्राइस 19 हुआ है। ये हुआ। तो फिर कंजम्पशन उल्टी हो जाएगी, 19 से 15 हो जाएगी, यानी कितनी कम हुई है? 4 कितने पे? 19 पे गुणा 100, तो 400/19 इस ऑप्शन में आएगा भाई। 19 दूनी 38, इसमें तो कभी नहीं आएगा, इसमें तो कभी नहीं, इसमें नहीं, एक ही ऑप्शन है डी। एक ही ऑप्शन है डी। ये कैसे बता रहे हैं बच्चे यार, पागल हैं क्या बिल्कुल? अबे 400/19 आ रहा है और ये तो 19 दूनी 38, 381/19 है। कैसी बातें कर दी भाई तुमने, क्या बात कर रहे हो बे? देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। 25% का मतलब होता है 1/4। यही होता है 1/4 का मतलब। मैं देख सकता हूं यहाँ पे सीपी लिखी मैंने, पिछली क्लास में ये तरीका बताया था। एक सवाल इस तरीके का रह गया था कम ज्यादा का। अब हम कह रहे हैं कि 4 का सामान 5 में बेच रहा है। जब एक चीज को 40 रुपए कम करते हैं, सीपी को विक्रय मूल्य को 40 बढ़ा देते हैं, तो 50% का लाभ होता है। 50% यानी 1/2, यानी अब 2 पे 1 का लाभ होता है। अब सीपी और एसपी का अनुपात 2:3 है। अच्छा, ये 2:3 कब हुआ है? जब ये तो 40 कम है यानी माइनस, और ये 40 ज्यादा है। तो मैंने यही बताया था कि अगर कम है तो माइनस लगा देंगे, ज्यादा है तो प्लस, और अगर दोनों कम होती तो कोई जरूरत नहीं थी किसी साइन की, दोनों ज्यादा होती तो भी कोई जरूरत नहीं थी किसी साइन की। अब क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सिखाया था? 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 12 और 10 का अंतर 2, 2 की वैल्यू आएगी। कैसे? 2 की गुणा 40 से 80, माइनस करेंगे अंतर निकालने के लिए। 3 की गुणा -40 से 120, तो 80 और -120 का अंतर निकालेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 200 हो जाएगा, यानी 2 की वैल्यू 200 आ रही है। सवाल में नया विक्रय मूल्य पूछ रहा है। नया विक्रय मूल्य पहले मैं पुराना निकाल लूं, 5 की कितनी होगी? तो आप कहेंगे 5 की 500 होगी, और आपको मालूम है कि आपने 40 बढ़ाया है ये नए निकालने के लिए, तो 540 होता है। मैंने ये भी बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ऊपर वाले रेशियो की वैल्यू आती है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा, अगर आपको नीचे वाले की डायरेक्ट निकालनी है तो आप इसे ऊपर लिखेंगे। सिखाया था अच्छे से क्रॉस प्रोडक्ट लगाना, नहीं सीख पाए तो ये आपका फॉल्ट है भाई, यही कहूंगा। एक आदमी ने दो बराबर धन, देखिए अब यहां पे भी पी सेम है, मैंने आपको मौका दिया, पी सेम, ठीक है, और दूसरा ए सेम है, पी सेम और ए सेम, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं एक छोटी सी बात, रेट पहले कितनी है? 12 और दोबारा में 11, टाइम क्या होगा? 11 और 12। कितना पहले वसूल लिया गया? एक की वैल्यू इस बार कितनी है? 3 महीने। तो देखिए मैं ये कह रहा हूं हम वो टाइम निकाल लेते हैं जो कंप्लीटली ईयर बन रहा है। जैसे 11 का निकालेंगे 33 मंथ, ईयर नहीं बनेगा, तो 12 का निकाल लें 36 मंथ, और 36 मंथ का मतलब 3 साल, 36 मंथ का मतलब 3 साल। मैं ये कह सकता हूं कि 100 रुपए 11% से और 3 सालों में कितना बनेगा? 133, 11 तिया 33, क्योंकि ये टाइम इस वाली रेट का। अब इस 133 की वैल्यू सवाल के अंदर 15,960 दे रखी है। मैंने 19 से काटा, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, 19 चौक 76, 7 से फिर काटा, एक की वैल्यू आ रही है 120। अगर एक की वैल्यू 120 है तो कमबख्त 100 की कितनी होगी? 12,000। कितने लोग ऐसे हैं जिनका 12,000 आ रहा है? 12,000 रुपया मिलेगा सबको एसएससी के बाद। वाह आकाश वाह, दौंदयाल का तो जलवा ही अलग है, बाकी सब है हलवा और दौंदयाल का है जलवा।
फॉर एनी टू नंबर्स mn m प्लस n अनुपात m माइनस n अनुपात mn 7:1:60 है तो 1/m 1/n का अनुपात क्या होगा। कोई बच्चा ब्लॉक नहीं है, गलत फहमी में ज्यादा बच्चे हैं। देखो पहले तो ये समझो कि कभी अगर 1/m और 1/n का रेशियो पूछा जाए तो कॉमन सेंस से हमें ये पता होना चाहिए, हमने एलसीएम ले लिया कि n/m पूछ रहा है, उल्टा है। कभी उल्टा कर दे, इससे मुझे ये पता लग गया कि जो पूछ रहा है वो कुछ नई चीज नहीं पूछ रहा, वो मुझसे n/m पूछ रहा है। मानते हो इस बात को। और मैं ये देख रहा हूँ कि m/n तो मैं पहली दो बातों से ही निकाल सकता हूँ। अगर m प्लस n बटे m माइनस n बराबर 7/1 है तो मैंने 1 से गुणा किया तो m प्लस n बराबर 7m माइनस 7n। ठीक है, तो ये इधर आ गया 8n बराबर 6m। तो मैंने देखा यहाँ से n/m कितना आ जाएगा 3/4। n/m बराबर कितना आ जाएगा 3/4। यही सवाल का उत्तर है। कितने लोग ऐसे थे जिनका इस सवाल का उत्तर निकल गया था। क्या ये सवाल मुश्किल लगा किसी को? क्या ये सवाल मुश्किल लगा क्या? सर मैं स्पेशली सीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं यार। ये सवाल देख लीजिए, देखना बहुत ध्यान से। जैसे मुझे 11 के लिए चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा। 2 में से 1 गया 1, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 9 गया -4, 0 में से 6 गया -6, 6 और 4 10 और ये कभी नहीं आ रहा है 0, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब मैं बी ऑप्शन पे चला जाऊंगा। 4 में से 1 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गए 2 और 0 में से 5 गए -5। ये कभी नहीं आ रहा 0, तो 7 से नहीं 11 से नहीं कटेगा। 6 में से 5 गया 1, कभी किस्मत अच्छी होती है तो कभी जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं -4 और 0 में से 2 -2, ये भी नहीं कटे। एक ही ऑप्शन है ए। क्या करूं? सोचो मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी कि मैंने 3 चेक किए और वो ही नहीं हुआ। अब किसी किसी बच्चे की किस्मत मान लेते हैं उस वक्त पेपर में अच्छी है कि उसने जैसे ये चेक किया कि भाई 4 में से 1 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 0 में से 5 के -5, ये 0 आ गया इन सब का सम, यानी संख्या 11 से कटेगी क्योंकि 0 11 से कटती है। मैंने यही कहा है ना कि जो इनके दो अंकों का डिफरेंस है उसका सम 11 से कटना चाहिए। अगर सम 0 आ गया तो वो 11 से कटेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। तो कैसा लग रहा है पढ़ के? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।